अब मुकेश सहनी की गेटिंग सेटिंग वाला मामला है, इसलिए वो घूम रहे हैं साथ में। हेलीकॉप्टर का खर्चा सुना जा रहा है कि वही दे रहे हैं, तो इसलिए वो साथ में वो घूम रहे हैं। अब देख लीजिए, मुकेश सहनी की हैसियत भाकपा माले के बराबर आंकी गई है। अच्छा। कहाँ भाकपा माले 3 सीट उसको भी मिला है, और इनको भी 3 सीट दिया गया है मुकेश सहनी को, और सीट मिले हुए कई दिन हो गए और आज तक एक उम्मीदवार नहीं मिला। तो अब कस्टमर आ ही नहीं रहा है तो क्या करें बेचारे। तो आज उन्होंने घोषणा भी कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर हाँ, चुके पहले कर चुके हैं। तो जब आप खुद चुनाव नहीं लड़िएगा और आपके पास उम्मीदवार भी नहीं है, नेता भी नहीं है, तो टिकट के लिए इतना मारामारी क्यों कर रहे थे? लालू यादव ने सीट तो दी है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने डिसीजन भी दिया है कि कहाँ से किस जाति को टिकट आपको देना है। तो इसमें मुकेश सहनी की चलेगी ही कितनी? नहीं चलेगी। अगर उस जाति के होंगे उनके पास तो वो देंगे, या नहीं तो ये भी होता है कि वही पार्टी जो बड़ी पार्टी है वही उम्मीदवार भी दे देती है। पिछले बार भी मुकेश सहनी के साथ ऐसा ही हुआ। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ही अपने नेताओं को दे दिया था, वो उनके टिकट पर लड़े और फिर वो वापस भाजपा में चले गए। तो इस बार भी संभव है कि ऐसा हो कि वो राजद के नेता उनके टिकट पर चुनाव लड़ें और वो फिर राजद में वापस चले जाएं। तो ये फिर अकेले के अकेले रह जाएंगे सहनी जी, लेडीज बैग लेके घूमते रहेंगे बाजार में। पहले नाव भी चला गया, अब लेडीज बैग है, लेकिन वो लेडीज बैग कोई उठाने को फिलहाल तैयार नहीं। हाँ नहीं, वो अब कौन लेके चलेगा लेडीज पर्स में, और ये छोटा पर्स में उनको मिलेगा का उस झोली में? वो जितना चाहते हैं कि 3 सीटों में जो उनको मिल जाए, वो लेडीज पर्स में संभव नहीं हो पाएगा, मतलब वो नहीं मिल पाएगा। जनप्रतिनिधियों से पूछा जाना एकदम जरूरी है कि भाई आप जो घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो आप आज तक कहाँ थे? ये निश्चित रूप से कई उनसे आप देखिए, अशोक चौधरी से पूछा, मैंने बरबीघा में पूछा, यहाँ उनसे पूछा, चंद्रवंशी जी को तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा, और ये रविशंकर प्रसाद से पूछा जा रहा है, जीतन राम मांझी से वहाँ पूछा गया। मेरे पास एक तस्वीर आया था जिसमें लिखा था कि पीपा पुल फतुहा बाजार का जाम, बताओ रविशंकर प्रसाद तुमने क्या किया काम। ये स्लोगन अब चल रहा है। रविशंकर प्रसाद तो पार्टी के फेस हैं, तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनको फुर्सत हो तब तो वो पटना की अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हों। एक तरफ इन सांसदों का विरोध होता है क्षेत्र में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी लगता है कि जो चाहिए था जनता को वो इनसे नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरी तरफ वहीं लिखा रहता है मोदी तुझसे बैर नहीं इनकी खैर नहीं। तो जिताना भी मोदी जी को है, इनसे दिक्कत भी है। तो अब जनता करे तो करे क्या? जनता के सामने तो मजबूरी हो जाती है कि अगर इनको हराए तो फिर किसको जिताएं, तो इनसे कोई बेहतर चेहरा हो तब तो जिताएं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। बिहार की राजनीति में अभी 40 लोकसभा सीट को लेकर धुआंधार प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। एक तरफ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के लिए कमान संभाली है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से बढ़ चढ़कर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी अब पूरी तरह से क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों जमुई में दिखाई दिए, उसके बाद बगहा गए और आज गया में कुमार सर्वजीत जो राजद के उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करते नजर आए। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ हम बिहार की राजनीति में महागठबंधन की ही, क्योंकि देखिए एक तरफ एनडीए का कुनबा है जो कि एक प्रक्रिया के तहत लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है और मजबूती से चुनावी मैदान में कूदा है। 40 की 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के तरफ से अब तक उम्मीदवारों के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है, जिसमें राजद के भी लगभग 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर कैंडिडेट फाइनल नहीं है, कांग्रेस के 6 सीटों पर फाइनल नहीं है, और मुकेश सहनी जो अभी हाल ही में महागठबंधन में शामिल हुए हैं उनके भी 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर नहीं लगी है। ऐसे में क्या दिक्कत है, कहां
पेच फंस रहा है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। और इसके बाद हम बात करेंगे जिस तरीके से अभी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान नेताओं को विरोध झेलना पड़ रहा है। देखिए, आपको मालूम होगा 2019 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, इस बार 40 की 40 सीटों पर जीतने का दावा है, लेकिन क्षेत्र में जनता उन्हें हरका रही है। जिस तरीके से सिटिंग सांसदों का विरोध हो रहा है, चाहे दरभंगा की बात करिए, जहानाबाद की बात करिए, बरबीघा की बात करिए या पटना साहिब की बात करिए, तो इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक और बड़ी खबर है कि माले के तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली एक बार फिर से एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। पहले यह 7 अप्रैल को होनी थी औरंगाबाद में, लेकिन डेट आगे बढ़ के 9 अप्रैल हो गया। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि 9 अप्रैल से 10 अप्रैल कर दिया गया है। तो विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और दाहिनी तरफ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार महागठबंधन में उम्मीदवारों के नाम को लेकर इतना सस्पेंस क्यों बना है, जबकि पहले चरण का चुनाव तो इतना नजदीक आ गया है, तीसरे चरण का नामांकन का समय आ रहा है। इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। एक तो उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं जो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। दूसरे ये माना जा सकता है कि कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, यानी कस्टमर जो लेन देन करे, उनकी उम्मीदें पूरी करे, तो इसलिए बहुत जगह उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, चुनाव मैदान में घूम रहे हैं अपने क्षेत्र में, मगर उनको सिंबल नहीं मिला है, ना आधिकारिक घोषणा हुई है उनके नाम की। अभी तक आधिकारिक रूप से राजद ने कोई सूची नहीं जारी की है, मगर बहुत सारे उम्मीदवारों को सीट बंटवारे के पहले ही महागठबंधन में राजद प्रमुख लालू यादव ने अपने आवास पर उन लोगों को सिंबल दे दिया। करीब 15 ऐसे लोग नेता हैं जिनको सिंबल मिल चुका है, मगर आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई कि फलां सीट से ये हमारे उम्मीदवार हैं। इससे ये पता चलता है कि कहीं पेंच फंसा हुआ है, कुछ घालमेल है, किसी का इंतजार है आने का। जैसे आप यूपी में देख लीजिए, वहाँ समाजवादी पार्टी तो एक एक सीट पर 3-3 बार उम्मीदवार बदल दे रही है। अच्छा। माने उम्मीदवार घोषित हो गए, फिर बदले गए, फिर उसके बाद तिबारा भी बदले गए। तो वही कहीं यहाँ भी तो वो बीमारी नहीं आ गई बिहार में भी कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं इसलिए रुके हुए हैं, फिर घोषित कर देंगे, फिर कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, फिर उसको हटा के उसको कर देंगे। तो ये एक अच्छी राजनीति का लक्षण नहीं है। इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है और दलों के प्रति नेताओं का, उसके समर्थकों का भी अविश्वास बढ़ता है। कितना नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और वो मजबूती से मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार में लग गए हैं, नेता भी लगातार दौरा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अब दौरा शुरू किया है, लेकिन वो एक्साइटमेंट, वो जोश नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ उम्मीदवार केवल उनके ही नहीं, कांग्रेस की बात कीजिए या मुकेश सहनी जो अभी आए हैं उनकी बात करिए, तो ये माना जाएगा ना कि ये लोग तो फिर पिछड़ते चले जाएंगे। पिछड़ते चले नहीं जाएंगे, ऑलरेडी पिछड़ चुके हैं और मैदान में उपस्थिति जरूर उनकी दिख रही है, मगर जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में वो जोश, वो उत्साह, चुनाव जीतने का मादा, इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति, इसका घोर अभाव दिख रहा है। और इसकी वजह ये है कि जो बड़े ख्वाब दिखाकर इंडी गठबंधन का गठन हुआ था, वो बिल्कुल धराशायी हो गया, खंड खंड बंट चुका। हालांकि बिहार में वो एकजुट है, मगर राष्ट्रीय जो बिखराव हुआ है विपक्षी दलों का, उसका असर यहाँ भी है। और इसके चलते पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही हैं, चारों ओर असमंजस बना हुआ है। तो इसका एक ये वजह हो सकती है, जो बड़ी वजह मुझे लग रही है, कि दिल से महागठबंधन हार मान चुका है, इसलिए वो पूरी तैयारी से, पूरे जोश और उत्साह से चुनाव मैदान में नहीं उतर रहा है। उसको लग रहा है कि सारा परिश्रम, सारी मेहनत हमारी बेकार जाएगी,
इसलिए चलो किसी तरह खाना पूरी करके निकल चलो। और ईवीएम पर सवाल उठा ही दिया है, अगर हमारी हार होगी तो वो हार का गुस्सा निकलेगा ईवीएम पर, ईवीएम को गाली देंगे और अपना चेहरा चमकाएंगे कि भाई हम लोग तो पूरी तैयार थे, जनता हमारे साथ खड़ी थी, मगर ईवीएम में जादू कर दिया गया। राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के नेता का बिहार दौरा तो है, लेकिन कांग्रेस वाले एकदम सुस्त हैं, उनका तो दौरा बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है प्रचार प्रसार में। और इस तरीके के हालात हैं कि अब तक कैंडिडेट ही कांग्रेस ना घोषित कर पाए, तो फिर क्या माना जाए कि बिहार उनके नज़र में है भी या नहीं? मैंने देश की सबसे बड़ी पार्टी, मैंने सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये लोग पिछड़ चुके हैं, पहले ही पिछड़ चुके हैं और अब कोई संभावना नहीं बची है, और बीजेपी इनसे हर जगह लीड कर रही है। दूसरा, आप कांग्रेस के अध्यक्ष जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो लग रहा है कि वो हारे हुए हैं, माने रो रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। खड़गे साहब, बिहार में कांग्रेस का तो संगठन है ही नहीं, माने वो एक तरह से लालू प्रसाद यादव वो पार्टी चला रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव खुद ही द्वंद्व में फंसे हुए हैं। अपनी 2 बेटियों के, अभी बेटियों के भी नाम का मैंने वो नहीं किया बजाबते कि वो पाटलिपुत्र से लड़ेंगी और वो वहाँ से लड़ेंगी, अभी तक नहीं किया, बस हरी झंडी दे दी। हाँ, केवल हरी झंडी है। तो लालू प्रसाद यादव ये सब क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, तेजस्वी यादव अकेले एक यूथ माने नेता, जिसको बहुत बड़ी वो तजुर्बा उनको नहीं है चुनाव प्रचार का, अभियान का, इसका, लेकिन वो अकेले चुनाव मैदान में है। माने राजद का भी कोई कद्दावर नेता उनके साथ दिखता, माने अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हुए हैं और बाकी नेता लोग हैं, कोई प्रचार में भी नहीं जा रहा है। तो ये लोग चुनाव पहले ही हार चुके हैं, और मान लिया है कि हम लोग हार चुके हैं। जहाँ तक सीट के बंटवारे का है, ये नाम देखिए, पलामू के एक कैंडिडेट को घर बुला के उनको दे दिया, ममता भूइयाँ को फोटो खिंचा लिया, दे दिया। जहाँ जहाँ सेटिंग हो जा रही है वहाँ वहाँ ये सारा सेटिंग हाँ, सेटिंग का सवाल लग तो यही रहा है कि ये सेटिंग का सवाल है। नहीं तो जिसके पास, पार्टी के पास प्रत्याशी होना चाहिए, घोषित होना चाहिए, पहले से बताइए कि वहाँ कौन लड़ रहे हैं और कौन जा रहे हैं। वाल्मीकि नगर में जिसको घोषित किया वो कौन थे? बीजेपी से आए। हाँ, बीजेपी से आए। बाकी अब देखिए, औरंगाबाद में सेटिंग के लिए गेटिंग होना जरूरी है, जहाँ गेटिंग होगा वहीं सेटिंग होगा। तो तमाम पार्टियों पे लग रहा है। सभी पार्टियों का हाल यही है। मैंने सबसे पहले तो एनडीए ने अपना सीट बंटवारा कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया, और नीतीश कुमार ने आईएनडीआईए गठबंधन को इसी कारण छोड़ा था कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, आप सीट शेयरिंग को तय कर लीजिए, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। लेकिन नहीं हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया, और उसका जो हालत हुआ तो देखने को। तो अब लालू प्रसाद यादव में भी अब वो चीज़ नहीं रहा जो पुराने लालू प्रसाद यादव। कहा जाता है कि लालू यादव तो बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं, वो पत्ते भी खोलते हैं उसी हिसाब से। हाँ, लेकिन पत्ते जो खोलते हैं अब वो खोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा पत्ता इतना खोल दिए हैं कि लोग सोच रहे हैं कुशवाहा वोटर किधर जाएगा। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव की आरजेडी है, ये लालू प्रसाद यादव की आरजेडी नहीं है, और लालू प्रसाद यादव को वो करना है जो तेजस्वी यादव और उनके साथ जो टीम है वो कर रही है। जिस तरीके से 2020 का एक चुनावी सभा तेजस्वी यादव उन्होंने किया था, जो जोश दिखता था, जो मेहनत दिखती थी, इस बार लोकसभा में तो किसी के नामांकन में नहीं गए। अगर पूर्णिया को छोड़ दिया जाए तो किसी के नामांकन में नहीं तक नहीं गए ये मैंने। और सीट मैंने सिंबल इस तरह से घर बुला कर एक बीमार लालू यादव बैठ के कुर्सी पर फोटो खिंचा लेते हैं और सिंबल दे दिए, वो लोग लेके अपने क्षेत्र में जाके जय जय कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए, वो ममता भूइयाँ आई थी गया के उनकी सभा में, और आखिर में उन्होंने कहा कि आए हुए हैं, प्रणाम करिए, लोगों को आशीर्वाद लीजिए। तो ये जो तरीका है पार्टी का, माने तेजस्वी यादव कितना कर पाएंगे ये देखना होगा। लालू प्रसाद यादव के बूते अब ये बात रही नहीं। गया में तो आज चुनावी जनसभा हुई, जीतन राम मांझी वहाँ से इस बार चुनावी मैदान में एनडीए के पक्ष से, पिछली बार तो महागठबंधन से थे, हार गए थे। अब इस बार तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी उनके खिलाफ में गोलबंदी करने गए थे। जिस तरीके का भाषण था, जो जोश उन्होंने दिखाने की कोशिश की, लोगों को अपने तरफ खींचने की कोशिश की, क्या लगा कि लोग प्रभावित होंगे उससे? नहीं, इस लटके झटके से लोग प्रभावित नहीं होंगे। भीड़ जरूर आ जाती है सभाओं में, क्योंकि बिहार राजनीतिक रूप से एक सचेत प्रदेश है, और राजनीति को यहाँ के लोग अच्छी तरह समझते हैं, तो इसलिए चले जाते हैं सुनने की क्या कह रहा है नेता हमारा आया है तो। मगर वो वोट में नहीं बदल पाता है।
तो नेता ठीक है, चुनाव है, दौरा कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, भीड़ आ रही है, तालियां भी बज रही हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो सारी तालियां वोट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये उसका कोई पैमाना नहीं है। महागठबंधन में मुकेश सहनी आए हैं, उसके बाद से तेजस्वी के साथ लगातार दौरे में है। अब मुकेश सहनी की गेटिंग सेटिंग वाला मामला है, इसलिए वो घूम रहे हैं साथ में। हेलीकॉप्टर का खर्चा सुना जा रहा है कि वही दे रहे हैं, तो इसलिए वो साथ में वो घूम रहे हैं। अब देख लीजिए, मुकेश सहनी की हैसियत भाकपा माले के बराबर आंकी गई है। अच्छा। कहाँ भाकपा माले 3 सीट उसको भी मिला है, और इनको भी 3 सीट दिया गया है मुकेश सहनी को, और सीट मिले हुए कई दिन हो गए और आज तक एक उम्मीदवार नहीं मिला। तो अब कस्टमर आ ही नहीं रहा है, तो क्या करें बेचारे। तो आज उन्होंने घोषणा भी कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर हाँ, चुके पहले कर चुके हैं। तो जब आप खुद चुनाव नहीं लड़िएगा और आपके पास उम्मीदवार भी नहीं है, नेता भी नहीं है, तो टिकट के लिए इतना मारामारी क्यों कर रहे थे। पहले भाजपा के यहाँ दौड़े दौड़े गए, वहाँ बात नहीं बनी, फिर लालू प्रसाद के पास पहुँचे और काफ़ी मान मनोबल के बाद जा कर के टिकट मिला उनको। तो उसका कोई नतीजा नहीं दिख रहा है। तो ये इसका मतलब यही है कि सिर्फ राजनीति में चेहरा दिखलाने के लिए, अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए आप हैं वहाँ, कि उससे कुछ लाभ मिलता रहे राजनीति से। ये भी है कि लालू यादव ने सीट तो दी है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने डिसीजन भी दिया है कि कहाँ से किस जाति को टिकट आपको देना है। तो इसमें मुकेश सहनी की चलेगी ही कितनी नहीं चलेगी। अगर उस जाति के होंगे उनके पास तो वो देंगे, या नहीं तो ये भी होता है कि वही पार्टी जो बड़ी पार्टी है वही उम्मीदवार भी दे देती है। पिछले बार भी मुकेश सहनी के साथ ऐसा ही हुआ। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ही अपने नेताओं को दे दिया था, वो उनके टिकट पर लड़े और फिर वो वापस भाजपा में चले गए। तो इस बार भी संभव है कि ऐसा हो कि वो राजद के नेता उनके टिकट पर चुनाव लड़ें और वो फिर राजद में वापस चले जाएं। तो ये फिर अकेले के अकेले रह जाएंगे सहनी जी, लेडीज बैग लेके घूमते रहेंगे बाजार में। पहले नाव भी चला गया, अब लेडीज बैग है, लेकिन वो लेडीज बैग कोई उठाने को फिलहाल तैयार नहीं। हाँ नहीं, वो अब कौन लेके चलेगा लेडीज पर्स में, और ये छोटा पर्स में उनको मिलेगा का उस झोली में। वो जितना चाहते हैं कि 3 सीटों में जो उनको मिल जाए, वो लेडीज पर्स में संभव नहीं हो पाएगा, मतलब वो नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात है कि आप देखिए, तेजस्वी यादव और ये मुकेश सहनी सभाओं में क्या बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने गया की सभा में कहा हम लोग काम करने वाले लोग हैं। अब ये हास्यास्पद है, क्योंकि उनके पिता के राज को बिहार ने देखा है, ये लोग किस तरह का काम करते हैं। तेजस्वी यादव अपना 17 महीना गिना रहे हैं। तेजस्वी यादव 17 महीना जो गिना रहे हैं, उसमें शिक्षकों की एक बहाली का श्रेय वो ले सकते हैं और वो कह सकते हैं कि हमने। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, मेरी कलम से हो जाएगी। हाँ, पहली कलम से। तो बाद में उन्होंने कहा कि हम सीएम अभी थोड़ी बने हैं, डिप्टी सीएम है। सीएम तो घोषणा क्यों किए थे। डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने 5 लाख दे दिया। 5 लाख कहाँ दिया शिक्षकों को। 5 लाख शिक्षक तो बहाल हुए नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमने 5 लाख दिया है। वो तो सिपाहियों की भर्ती को भी ले रहे हैं अपने कोटे में, जबकि वो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे थे सिपाही, और उनको पकड़ पकड़ के ला के फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, जबकि वो कहीं कहीं जिलों में ट्रेनिंग ले रहे थे, सब पहले से बहाल सिपाही थे। तो ये ड्रामा होता है बिहार में, और जनता भी वैसे ही नेताओं को पसंद करती है। नीतीश जी ने भी उस समय खूब तालियां बटोरी, और ये नीतीश जी ने ही सिपाही वाला ड्रामा फिर से नियुक्ति पत्र देने वाला ड्रामा रचा था। आज तो गुस्सा गए इस पर कि क्रेडिट काम हम किए, क्रेडिट कोई और ले लेगा। ये देखिए, नीतीश जी ने अपनी स्थिति बहुत हास्यास्पद बना ली है, माने वो दया के पात्र हो गए हैं। आप अपनी सभाओं में कटु आलोचना करते हैं राजद की, तेजस्वी की, लालू राबड़ी की, और फिर 2-2 बार उसके साथ आप चले गए, उसके साथ सरकार बना लिए। तब जो व्यक्ति इतना बुरा है, जो पार्टी इतनी बुरी है, उसके साथ आप बार बार क्यों जा रहे हैं। जा रहे हैं इसका मतलब कि आप सत्ता के लोभी हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। अपने पास बहुमत नहीं है तो चाहे वो किसी तरह से बहुमत जुटे, किसी तरह से विधानसभा में संख्या पुर जाए बहुमत का, वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो यही उससे तो स्पष्ट यही निकलता है, यही बात सामने आती है कि आप कुर्सी के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है। अब भले कुछ भी बोला हो, लेकिन उन पलटने में टाइम तो लगता नहीं। टाइम नहीं लगता है, तो जनता अब उनकी बात पर भरोसा नहीं करती है। अब एक और नए विवाद में वो फंस गए, प्रधानमंत्री का चरण छू के।
अब राजद ने उसको इशू बना लिया है कि इतने बुजुर्ग अनुभवी हमारे गार्जियन तेजस्वी खुद बोले और वो प्रधानमंत्री लेकिन के ये तो पैरों है पर कि गिर पड़े। आखिरकार पैर छूने का जो मसला है वो कितना सही है कितना गलत है। पैर छूने की कोई वजह नहीं है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी लगभग समवयस्क हैं, एक ही साथ राजनीति भी दोनों ने शुरू की होगी। और पैर छूना, जिस नीतीश कुमार को कभी जो नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री की कटु आलोचना करते थे, पानी पी पी करके कोसते थे कि मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, और वो नीतीश कुमार जाके उनके पैर छुए, तो ये उनके कैरेक्टर को दर्शाता है, उनके चरित्र को दिखलाता है कि देखिए जिस नेता के हाथ में बिहार में 17 साल से सत्ता है उसका चरित्र क्या है, वो कितना ईमानदार है, कितना नीतिवान है और कितनी उसकी कल्पनाएं हैं बिहार को विकास के लेकर के, कैसे शासन ये चल रहा है। राजद ने तो इसे बिहार के सम्मान से जोड़ दिया है। तो ये क्या आपको लगता है कि राजद राजनीति कर रही है या नीतीश कुमार को कुछ तो सोचना चाहिए कि कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने वो सहज भाव से वो किया था। जैसे ही वो मंच में भाषण करके आए थे और प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आपने बहुत अच्छा भाषण किया, तो समान अरे अरे अमेरिका है, ऐसा उन्होंने उनका हालांकि प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़ भी लिया था। तो ये था। दूसरा कि नीतीश कुमार बार बार उनकी सभाओं में अपने आप को दिखा रहे हैं कि अब मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार समझ गए हैं कि भाजपा के साथ जितना वो सहज रहते हैं वो नहीं मतलब कि भरोसा दिलाने की भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज जो है, उनकी बातें जो हैं, वो प्रधानमंत्री को ये बता रही हैं कि हम अब आपके साथ हैं, हम पर विश्वास कीजिए, क्योंकि उन पर कोई विश्वास अब करता नहीं है और नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री भी कितना करेंगे वो देखना होगा। वो हंसते रहते हैं जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो। लेकिन नीतीश कुमार ने चरण छू लिया, ये तो माने तेजस्वी यादव ने ये ठीक कहा, ये राजनीति ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ अंदर से, माने इतने बुजुर्ग आदमी और इतने सीनियर लीडर और चरण छू रहे हैं, क्यों छू रहे हैं, आखिर क्या हो गया। असल में नीतीश कुमार की तबीयत भी थोड़ी कुछ खराब लग रही है। आप सोचिए कि 4 लाख, फिर वो बोले 4000 MP आ जाएगा, इतना MP आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं आप, जो है इतना अनुभवी, हाँ अनुभवी आदमी हैं, तो ये सब क्या बोल रहे हैं। माने 4000 MP कहाँ से आ जाएगा, पूरा दुनिया भर का सब MP आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सवाल है कि नीतीश कुमार की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और वो जो बोल रहे हैं उन पर खुद पर उनको नियंत्रण नहीं है, उनके अपनी गतिविधियों पर भी नहीं है। तो एक तरह से उनका रिटायरमेंट का वो चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट का जो आखिरी समय है इन्हीं लोगों के साथ निर्वहन हो जाए और ये लोग पावर में रहेंगे, तो पावर में रहेंगे तो सम्मानजनक माने रिटायरमेंट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। वाम दल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में भी वो 3 सीटों पर मैदान में हैं और विधानसभा में भी अच्छी खासी संख्या है। कैसे देख रहे हैं वाम दल के घोषणा पत्र को? वाम दल यानी माले ने किया है, जो 3 सीटों पर लड़ रही है, महागठबंधन में शामिल है वो। तो माले ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया, उसके पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने जारी किया। उसमें 15 सूत्री मुद्दे हैं। तो वो विरोधाभासों से भरा हुआ है उनका जो चुनावी घोषणा पत्र है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना कराने का वादा किया है कि हम कराना चाहिए, कि हम आएंगे सत्ता में तो कराएंगे। तो कम्युनिस्ट सिद्धांत जो है वो जाति धर्म वर्ग विहीन समाज की कल्पना करता है। तो आप भी उसी घड़े का पानी अब पीने लग गए जो जाति और धर्म और बिरादरी में बांट के समाज को देखता है। तो आपकी जो कम्युनिज्म है उस पर सवाल ये खड़े करता है। दूसरी विडंबना उनके साथ ये है कि उन्होंने मांग की है कि राज्यपाल का पद समाप्त किया जाए, वो केंद्र के एजेंट की तरह काम करता है। तो ये तो संविधान में ही लिखा हुआ है कि वो केंद्र का एजेंट होगा राज्यपाल, तो केंद्र के एजेंट की तरह तो काम करेगा ही, जो वो घोषित रूप से एजेंट है। उसी तरह कभी वो विधान परिषद के विरोध में थे। माले एकदम कहता था कि ये फिजूल का सदन है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है, ये इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और इस बार देखिए कि विधान परिषद में अपने मेंबर को भेज दिया, सदस्य भेज दिया वहाँ। तो ये ढुलमुल नीति है उनकी और कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं उसमें दिख रही है। उनका जो घोषणा पत्र है, बेरोजगारी की बात की है, वो तो ठीक है, बेरोजगारी है तो उस पर बात की है उन्होंने, मजदूरों के अधिकार की बात की है और पुराने पेंशन को फिर से लागू करने का
उनका वादा है कि हम आएंगे तो पुराना पेंशन लागू करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो बहुत जनता को आकर्षित करे और कुछ नया हो। नयापन उसमें नहीं दिखता। नया ये है कि जातीय जनगणना जो कांग्रेस भी मांग कर रही है और बिहार में हो चुका है। अब आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं और वो है सिटिंग सांसदों का विरोध। जिस तरीके से जहानाबाद में, दरभंगा में, पटना साहिब में, बरबीघा में सांसद और मंत्रियों का विरोध देखने को मिल रहा है, क्या माना जाए कि अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? भले कोई कितना भी कहे कि एनडीए आगे चल रही है, लेकिन जो सांसद रिपीट किए गए हैं उनमें उनका जब क्षेत्र में विरोध हो, मतलब कि जनता तो नाराज है। बिल्कुल जनता नाराज है और जनता को सवाल पूछना चाहिए। ऐसे जो सांसद जब वोट मांगने के समय क्षेत्र में आते हैं तो ये जनता का वाजिब हक है, उसका अधिकार है कि अपने सांसद से पूछे कि आपने क्या किया है। रविशंकर प्रसाद से लोग पूछ रहे हैं, मैंने पटना साहिब में उनसे पूछ रहे हैं। और कल ही मैं देख रहा था कि जीतन राम मांझी गया में घूम रहे थे और कुछ लोग एक चबूतरे पर बैठकर ताश खेल रहे थे और उन लोगों ने जीतन राम मांझी की तरफ देखा तक नहीं, हालांकि जबकि सांसद नहीं है। हाँ, सांसद नहीं है। तो फिर जीतन राम मांझी उनके करीब भी गए। फिर उन लोगों ने क्या बात है, कौन है? तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, इन लोगों को डिस्टर्ब मत करो, ये लोग खेल रहे हैं, खेलने दो। तो देखिए कि किस तरह से उदासीन, माने जनता अपने जनप्रतिनिधियों और जो उनके प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं उनके प्रति उदासीन है और लोगों का सवाल पूछना वाजिब है। राजधानी पटना में मुख्य सड़कों को आप छोड़ दीजिए तो सारी सड़कें जो हैं, जो भीतर की सड़कें हैं, वो जर्जर हालत में है, वहाँ चलना मुश्किल है। गाय, गोबर, कुत्ता, माने ये रोड पर ये है। और सड़कों पर, मुख्य सड़कों पर ठेला लगा के मैंने दुकानदार, कोई गली में तो रोड ही नजर नहीं हाँ, मैंने कई जगह पर गड्ढे हैं, खाली गड्ढे हैं। गड्ढे। मैंने ऐसी ऐसी जगह, मैंने नीतीश कुमार, हम जहाँ रहते हैं वहाँ नीतीश कुमार की बहन का घर है और वहीं पर इतना बड़ा गड्ढा है कि जहाँ कभी भी आदमी मोटरसाइकिल जाए तो गिर जाए। तो ये हालात हैं। और वो विकास बाबू, अच्छा, गुणवत्तापूर्ण काम की बात जो होती है, कहीं कोई गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। सड़क बनती है, 5 दिन के भीतर वो टूटना शुरू हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं है। वो ठेकेदार और इंजीनियर और जो भी लोग हैं वो पैसा खा जाते हैं और बड़े बड़े फ्लैट, अपार्टमेंट बन रहे हैं जिसमें वो लोग रहते हैं। तो ये जनप्रतिनिधियों से पूछा जाना एकदम ज़रूरी है कि भाई आप जो घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो आप आज तक कहाँ थे? ये निश्चित रूप से उनसे आप देखिए, अशोक चौधरी से पूछा, मैंने बरबीघा में पूछा, यहाँ उनसे पूछा, जहानाबाद में चंद्रवंशी जी को तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा। और ये रविशंकर प्रसाद से पूछा जा रहा है, जीतन राम मांझी से वहाँ पूछा गया। तो ये निश्चित रूप से इन लोगों से, मैंने आरा के एक सांसद ने काम करके दिखाया कि मैंने हम काम करते हैं। वहाँ की जनता खड़ी हो गई कि नहीं, इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो हम लोग विरोध करेंगे। आखिरकार पार्टी ने उनको टिकट दिया, तो क्षेत्र में काम करेंगे। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर का विरोध हो गया। हाँ, गोपाल, हाँ, बड़ा बवाल हो गया। हाँ। तो आप जनप्रतिनिधि और सांसद जो हैं उनको तो, उनसे तो जनता सवाल पूछनी चाहिए और उनका विरोध भी करना चाहिए, तो क्षेत्र में आए तो। अभी तो मैं एक बड़ा अच्छा, मेरे पास एक तस्वीर आया था जिसमें लिखा था कि पीपा पुल, फतुहा बाजार का जाम, बताओ रविशंकर प्रसाद तुमने क्या किया काम। ये स्लोगन अब चल रहा है। रविशंकर प्रसाद तो पार्टी के फेस हैं, तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनको फुर्सत हो तब तो वो पटना की, अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हों। अब आप देख लीजिए, जो ये बतला रहे थे कि मुख्य सड़कों को छोड़कर मोहल्ले की जितनी सड़कें हैं वो एकदम खंडहर हो चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे हम यूक्रेन और गाजा पट्टी के इलाके में घूम रहे हैं। गड्ढे, खाई सड़कों पर आपको मिलेंगे और उनकी मरम्मत कई साल पहले हुई, ये किसी को याद नहीं है। और होती भी है तो नगर निगम की, अधिकांश सड़कें नगर निगम की हैं, वो 6 महीने में उखड़ जाती हैं। यानी लूट का खेल है वहाँ चल रहा है। पटना शहर जाम का शहर बन गया है। गांधी सेतु पर रोज़ जाम लग रहा है, आरा पुल पर रोज़ जाम लग रहा है। लोग 4-4 घंटे खड़े रहते हैं, सड़क पर जगह नहीं मिलती बालू ट्रकों से। ये यहाँ 0 माइल पर रोज़ जाम लगा रहता है। चारों तरफ पटना शहर में एंट्री के जितने पॉइंट हैं या बाहर जाने के जितने रास्ते हैं, सभी पर जाम नियमित समस्या बन गई है। मगर इस पर कभी यहाँ के सांसद महोदय का बयान हमने नहीं देखा या अधिकारियों के साथ कभी बैठकर उन्होंने विमर्श किया हो इस पर, ये भी हमारी नज़र में नहीं आया। टाइम भी नजर नहीं आए। नहीं आए। तो
अब पार्टी ने उनको फिर से टिकट दिया है। हम्म, तो ये लोकतंत्र का स्वस्थ लक्षण है और जीवंत लोकतंत्र का लक्षण है कि वो अपने प्रतिनिधि से पूछे कि आपने क्यों नहीं काम किया, आप कहाँ थे। कई जगह तो पोस्टर लगा हुआ है कि लापता रविशंकर प्रसाद, मिलने पर 5 लाख का इनाम। नहीं, लापता तो नहीं है, वो आते जाते रहते हैं और क्षेत्र की जनता के लिए लापता है। घर पर लोग मिलते भी हैं। हाँ, मगर क्षेत्र में जितना उनको मिलना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उसका अभाव दिखता है। दिखता है। वो जनता के बीच उतने इतना संपर्क नहीं कर एक पाते हैं। आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि एक तरफ इन सांसदों का विरोध होता है क्षेत्र में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी लगता है कि जो चाहिए था जनता को वो इनसे नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरी तरफ वहीं लिखा रहता है मोदी तुझसे बैर नहीं, इनकी खैर नहीं। तो जिताना भी मोदी जी को है, इनसे दिक्कत भी है। तो अब जनता करे तो करे क्या? जनता के सामने तो मजबूरी हो जाती है कि अगर इनको हराए तो फिर किसको जिताएं। तो इनसे कोई बेहतर चेहरा हो तब तो जिताएं। तो ठीक है कि उन्होंने काम नहीं किया, मगर दूसरा आएगा तो वो लूटपाट करेगा। तो इस भय से नागनाथ को हटा के सांपनाथ को लाना या खाई से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो जाती है। तो इसलिए लोग ना चाहते हुए भी वोट दे देते हैं और ऊपर देखते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो चलो भाई दे दें। अब ये मोदी जी पर निर्भर करता है कि वो जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरने वाले प्रतिनिधियों को टिकट दें और उनको चुनाव मैदान में भेजें। चुनावी मैदान में उतारें। तो देखिए, आज के दिन भर की चर्चा है और जिस तरीके से चुनावी माहौल है उस पर विचार विमर्श 2 वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए कर रहे थे। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।